खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालत हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। 21 जून को योग दिवस मनाने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं सूर्य नमस्कार को शामिल करने पर हंगामा मच गया है। कई सियासी तंजीमों के अलावा मजहबी जमातों ने इसकी मुखालफत की है। हालांकि योग को दारुल उलूम देवबंद के उलेमा और दीगर कई उलेमा ने सेहत के लिए मुफीद बताया है। और योग दिवस पर मचे हंगामे के बीच पीएम मोदी को मुसलमानों के बड़े इदारे दारुल उलूम से हिमायत मिली है। मुसलमानों का एतराज यह है कि सूर्य नमस्कार को जबरन उनके ऊपर नहीं थोपा जा सकता। क्या एक सेकुलर मुल्क में एक मजहब की रवायत को पूरे मुल्क में लागू किया जा सकता है? मोदी सभी मजाहिब के एहतराम की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के एमपीज और लीडरान अकलियतों के खिलाफ जहर उगलते हैं। क्या ये बीजेपी की दोहरी पॉलिसी नहीं? इसके अलावा हम बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्तों की। अफगानिस्तान के हालात किसी न किसी तौर पर हिंदुस्तान पर भी असरअंदाज होते हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग शुरू कर रखी है और क़याम अमन के लिए तालिबान से पहले पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए। ऐसे में अफगानिस्तान में हालात को मामूल पर लाने और तालिबान को कंट्रोल में करने में भारत का रोल अब अहम हो जाता है। इन्हीं दोनों मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब असद रजा साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया खालिद साहब। और जब हम सूर्य नमस्कार के सिलसिले में शुरू में बातचीत कर रहे होंगे तो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आरिफ कासमी साहब और बीजेपी के लीडर चंद्रमोहन साहब उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। और दरमियान में डॉक्टर नासिर हुसैन साहब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। जब हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे तो हमारे साथ श्रीनगर से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे उमूर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माहिर डॉक्टर राहत हसन साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। योग दिवस पर मचे हंगामे के बीच पीएम मोदी को मुसलमानों के बड़े इदारे दारुल उलूम देवबंद से हिमायत मिली है। दारुल उलूम ने कहा है कि योग को किसी तरह के मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, इसके खिलाफ किसी तरह का फतवा जारी नहीं करना चाहिए। योग एक वर्जिश है। दारुल उलूम के तर्जुमान का कहना है कि वो सूर्य नमस्कार की हिमायत नहीं करते। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बातचीत के लिए सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट असद रजा साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं हमारे साथ दारुल उलूम वक्फ के से वाबस्ता मुफ्ती आरिफ कासमी साहब। आरिफ कासमी साहब, नरेंद्र मोदी साहब का जो कैंपेन है उसको और 21 जून को जो यौम योग बनाया जा रहा है उसको, उस कैंपेन को आप लोगों के जो मौकफ है उससे बहुत तकवीत मिली। आप लोगों ने कहा कि योग से किसी तरह का परहेज नहीं, हाँ वो एक तरह की वर्जिश है, सूर्य नमस्कार से जरूर परहेज है। और इसको लेकर जो कंट्रोवर्सीज पैदा की जा रही हैं बीजेपी के एमपीज और कुछ लीडरान के जरिए, उससे जो माहौल पैदा हुआ है, इन तमाम को आप किस जाविये से देखते हैं? देखिए, ये सब कुछ एक खास माहौल पैदा किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी या कोई भी जो योगा दिवस मना रहे हैं, तो योग एक जो जिस्मानी वर्जिश है, अगर उसका दिवस मनाया जाए तो उस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर एक धर्म का जो लेबल लगाकर किया जा रहा है पूरे मुल्क में, हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, उसकी हिमायत नहीं करते, बल्कि उसकी मजम्मत करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को हम ये लोगों के जज्बात उन तक पहुंचाते हैं, उनसे अपील करते हैं कि अब वो बीजेपी की तरफ से बीजेपी के कैंडिडेट नहीं बल्कि 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के वजीर आजम हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। तो क्या यह भी अपील आपको नहीं करनी चाहिए नरेंद्र मोदी साहब से कि नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी के ही कुछ एमपीज, कुछ लीडरान जिस तरह से मुतनाज़ा बयान दे रहे हैं, जिस तरह से कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं, और उनके बयान से माहौल खराब हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी साहब सख्त इकदाम करें और उन लीडरान को जो इस तरह की बयानबाजी करके मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर लगाम लगाएं? मैं वही कहने जा रहा हूं कि अब नरेंद्र मोदी जी 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के वजीर आजम हैं, उनके पार्टी की तरफ से जो जहरीले बयानात आ रहे हैं और मुख्तलिफ उन्वानात से माहौल के अंदर नफरत और जहर फैलाने की एक कोशिश हो रही है और नरेंद्र मोदी जी की खामोशी वो उनको तकवीत पहुंचा रही है। आप कितनी भी अच्छी नीयत रखते हो और
سب کے ساتھ انصاف کی نیت رکھتے ہوں، لیکن آپ کی ایسے موقع پر خاموشی جو ہے وہ کچھ اور پتہ دیتی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تائید ان کو حاصل ہے۔ اگر آپ سب کے وزیر اعظم ہیں اور سب کے وکاس کی بات آپ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر لگام کسنی چاہیے، ان لوگوں کی پارلیمنٹ کی رکنیت ختم کرنی چاہیے، پارٹی سے نکالا جانا چاہیے، اور سخت سے سخت ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو نفرت پھیلا رہے ہیں پورے ملک کے اندر۔ جی یقیناً کارروائی ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسد رضا صاحب۔ اسد رضا صاحب، کیا واقعی جو دارالعلوم کا جو موقف آیا ہے کہ سوریہ نمسکار کو چھوڑ کر، اور جو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ کچھ ایسی کریائیں چھوڑ کر جن سے جو مذہبی جس میں چیزیں ہیں، اس کے علاوہ یوگ سے کسی طرح کا پرہیز نہیں، یوگ ایک طرح کی ورزش ہے اور صحت کے لیے بہتر ہے، اس لیے اس کی اس طرح سے مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں کچھ چیزوں کی ضرور مخالفت ہے سوریہ نمسکار وغیرہ کو لے کر، حالانکہ جو دوسرے لیڈران بی جے پی کے بیان دے رہے ہیں وہ اسی بات پر مصر ہیں کہ نہیں سوریہ نمسکار بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ دیکھیں، اس سلسلے میں جو دارالعلوم دیوبند کا یا اور مسلم تنظیموں کا موقف ہے وہ بہت اعتدال پسندانہ ہے، اور اعتدال پسندی یہ ہے اس میں کہ وہ یوگ جو ہے وہ حقیقت میں ایک ورزش ہے، اسے مذہب سے بھی جوڑا گیا ہے، تو جو مذہب سے جوڑی گئے اعمال ہیں مثلا سوریہ نمسکار اور دوسری چیزیں، ایک وہ مذہبی حصہ ہو گئے، لیکن ایک ورزش کا ایک جو حصہ ہے وہ سب کے لیے مفید ہے، اسی لیے اسے انٹرنیشنلی اور بین الاقوامی طور پر بھی یوگ کو تسلیم کیا گیا ہے ایک ورزش کے طور پر جو صحت کے لیے اچھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یوگ کرنا اور اس کا ایک یوم منانا، اس کا یوم یوگ یا یوگ دیوس، وہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہاں اسے مذہب سے جوڑ کر اور پھر مذہبی اعمال کو دوسرے مذاہب پہ لادنے کی کوشش، چاہے وہ کوئی بھی کرے، کوئی یوگی کرے یا کوئی بھی کرے، وہ غلط ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہند کا بھی موقف جو ہے وہ بالکل واضح ہے، مودی سرکار نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ سوریہ نمسکار سب کے لیے لازمی نہیں ہے، یہ بھی ایک اچھا قدم ہے اور قابل ستائش ہے۔ اس بیچ ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے بات چیت میں شامل ہو رہے ہیں اتر پردیش لکھنؤ سے بی جے پی لیڈر ڈاکٹر چندر موہن صاحب۔ ڈاکٹر چندر موہن صاحب، کیا کہیں گے آپ کی پارٹی کے لوگ، آپ کے وزیر اعظم نریندر مودی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں، اور آپ کی پارٹی کے ایم پیز، آپ کی پارٹی کے لیڈران اس طرح سے کنٹروورشل بیان دے رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ کیا نریندر مودی صاحب کو سخت قدم نہیں اٹھانا چاہیے؟ جی ڈاکٹر چندر موہن صاحب سے جیسا ہی ہمارا رابطہ ہوتا ہے ہم اس کے پاس چلیں گے۔ عارف صاحب، عارف قاسمی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کیا جو اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں سوریہ نمسکار وقت، کیونکہ جو لیڈران بی جے پی کے بیان دے رہے ہیں وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں سوریہ نمسکار بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جو سوریہ کی مخالفت کرتا ہے، جو سوریہ نمسکار کی مخالفت کرتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ کچھ لیڈران بول رہے ہیں بی جے پی کے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بند کمرے میں اپنے آپ کو سمیٹ لینا چاہیے، انہیں یا ہندوستان چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح کے بیانات کا کیا، کم سے کم ایسے بیانات کی تو بی جے پی کی جانب سے، وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے مذمت کا تو مطالبہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ اس طرح کے بیانات انتہائی غلط ہیں، ملک میں نفرت کا ماحول پھیلا رہے ہیں۔ ہم ایسے لوگ جو ہمیں اندھیروں میں جانے کی بات کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی نماز، اس میں بھی تو ایک طرح کا یوگ ہوتا ہے، خود آپ کے جو یوگا اسپیشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں۔ اب اگر ہم کہیں کہ بھئی نماز جو ہے وہ ہر ہندو کے اوپر لازم کر دیا جائے، ایسا بات آپ بھی نہیں مانیں گے، تو ایسی چیز جو آپ کے دھرم اور آپ کے عقیدے کے خلاف ہے آپ ماننے کو تیار نہیں، ہمارے دھرم اور عقیدے کے خلاف، مذہب کے خلاف ہے، ہم اس کو ماننے کے تیار نہیں۔ تو جو اس میں فائدے کی چیز ہے اسے قبول کرو، اور جو نقصان کی چیز ہے آپ کے مذہب کے اعتبار سے یا ہمارے اعتبار سے اس سے آپ اور ہم پرہیز۔ جی یعنی جو مذہب اجازت دیتا ہے، دوسرے مذاہب جو اجازت دیتے ہیں اتنا قبول کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ناقابل قبول ہیں، نریندر مودی جی جیسے لوگوں کے خلاف جی جو قابل اعتراض ہیں ان چیزوں کو، لیکن نریندر مودی صاحب کی جانب سے آپ لوگوں کی گزارش یا تمام لوگوں کی گزارش یہ ہوگی کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر سخت اقدام کریں تاکہ اس سے ماحول نہ خراب ہو۔ بہت بہت شکریہ عارف قاسمی صاحب فون لائن کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ اسد رضا صاحب، کیا نریندر مودی صاحب کی خاموشی
कुछ किस बात की तरफ इशारा करते हैं? क्योंकि यके बाद दीगर इस तरह के बयानात आते हैं, योग को लेकर भी इस तरह के बयानात अगर आ रहे हैं कि सूर्य नमस्कार कंपलसरी होना चाहिए, योग को मजहबी किसी न किसी तौर पर, अगर चूंकि योग तमाम लोग करते हैं, हम भी करते हैं, कुछ योग की चीजें बहुत सारे मुसलमान करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में योग को एक्सेप्ट किया गया है, सिवाय इसके कि कुछ सूर्य नमस्कार हो, जो वो क्रियाएं जिसमें कुछ मजहबी चीजें शामिल हैं जो इस्लाम जिस बात की इजाजत नहीं देता, उसके अलावा कुछ तमाम चीजें एक्सेप्टेबल हैं, ये सब लोग जानते हैं और हम तमाम लोग उसको करते भी हैं वक्तन फवक्तन। ऐसे में नरेंद्र मोदी साहब को इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या ऐसे बयानात पर लगाम लगाने के लिए सख्त इक़दाम नहीं करना चाहिए? नहीं, जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं कि सूर्य नमस्कार के मुखालफिन समंदर में डुबो दिया जाए, अंधेरों कमरे में रहें, वो जो है वो दरअसल ये एक अच्छे काम, एक अच्छे मकसद का जो मतलब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और यहाँ फिरका वाराना जो नफरत है उसे बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर बिल्कुल रोक भी लगनी चाहिए और वजीर आजम को और पूरी तरह से सरकार को, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, उन्हें इस पर इस तरह के जो बयानात हैं उन पर रोक भी लगानी चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क का माहौल भी बिगड़ेगा और एतदाल पसंदी को नुकसान पहुंचेगा। अब जबकि दारुल उलूम देवबंद और दूसरी मुस्लिम तंजीमों ने भी कह दिया है कि योग कोई बुरी चीज नहीं है, एक वर्जिश है, लेकिन उसमें कोई मजहबी जो अमाल हैं वो ना किए जाए, तो मैं समझता हूं कि एतदाल पसंदी जहां अक़लियतों ने दिखाई है, ईसाई और मुसलमानों ने दिखाई है, वहां हमारा जो है, जो हमारे अक्सरियती तबका है यानी हिंदू भाई हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि यह सूर्य नमस्कार सबके लिए लाजमी नहीं होना चाहिए, योग लाजमी हो जी, तो उनकी बात को माना जाए। लेकिन कुछ सिरफिरे लोग जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं उस पर वजीर आजम को उन्हें मुतनब्बा करना जरूर चाहिए। जी, असद रज़ा साहब, क्या लगता है आपको, क्या वाकई जो नरेंद्र मोदी साहब की खामोशी है, जो बीजेपी लीडरान के जरिए जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, और बयानात सिर्फ बीजेपी लीडरान की तरफ से नहीं आ रहे, कुछ बयानात, थोड़े से मुतनाज़ा बयानात कुछ मुस्लिम लीडरान भी देने लगे हैं। कुछ मुस्लिम लीडरान ने यहां तक बयान दे दिए कि अगर उसको कंपलसरी किया जाना है, अगर यौम योग मनाया जा रहा तो क्या ही खूब होता कि एक यौम नमाज भी मनाया जाता, तो कहीं ना कहीं से एक सेकुलर स्टेट में बैलेंस करने की बात होती। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की खामोशी जो है वो यकीनन परेशान करती है। इस तरह के जब बयानात आते हैं तो वो बीच में बोलते जरूर हैं, लेकिन उसकी पूरी वजह या सख्त इक़दाम नहीं करते। वैसे में क्या उम्मीद की जानी चाहिए? क्या इस तरह के बयानात से जिस बात की वो के दुहाई देते हैं, जिस बात का दावा करते हैं, एफडीआई की, वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो क्या ऐसे माहौल में जब मुल्क का माहौल कशीदा होगा तो मेक इन इंडिया और एफडीआई में उनको कामयाबी मिलेगी? देखिए, जो मुतनाज़ा बयान देते हैं, चाहे वो किसी भी फिरके के हों, वो बहरहाल काबिल मजम्मत हैं, और प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के लोगों को, चाहे वो किसी भी फिरके में हो और या उनकी पार्टी में हो या संघ परिवार की दीगर जो तंजीमें उनमें हो, उन्हें वार्निंग देनी चाहिए, और ताकि मुल्क का इत्तेहाद कायम रहे और यहाँ शांति और सुकून रहे, जिसमें तरक्की तभी हो सकती है जब यहाँ पीस रहे, शांति रहे। और उसके लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को लगाम दिया जाए जो भड़काऊ और इश्ताल अंगेज बयानात देते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। पहली बात। दूसरी बात एक यह है कि जहां तक अक़लियतों का सवाल है, जो लोग ये कह रहे हैं कि वो नमाज को भी एक तरह से उसका भी यौम मनाया जाए, तो वो इसलिए कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं कि नमाज सिर्फ मुसलमानों की इबादत का एक हिस्सा है। योग जो है, जहां तक ताल्लुक है, तो जैसा कि दारुल उलूम देवबंद ने भी कहा और दूसरे लोगों ने भी जो है हकीकत पसंद, उनका भी कहना यह है कि योग जो है वो एक अलग चीज है, एक वर्जिश है। लेकिन हाँ, सूर्य नमस्कार या और दूसरी चीजें इसमें अगर जोड़ दी जाए तो वो फिर एक खास फिरके की इबादत का हिस्सा बन जाता है, और वो सबको एक खास फिरके की इबादत का हिस्सा बनाना, तमाम फिरकों को, वो गलत होगा। ऐसे में सबकी निगाहें, सबकी उम्मीदें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से वाबस्ता हो जाती हैं कि वो कुछ सख्त इक़दाम करें और मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए कुछ बयानात दें, कुछ इक़दामात करें।
ताकि उनका जो दावा, जो तमाम लोग चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास भी हो, मेक इन इंडिया में भी कामयाबी मिले, जिस एफडीआई की बात करते हैं वो एफडीआई में भी उन्हें कामयाबी मिले, जिससे मुल्क की तरक्की हो और वाकई सबका साथ और सबका विकास हो। इसके लिए मुल्क में अमन व अमान चाहिए और अमन व अमान के लिए वज़ीर आज़म को कुछ सख्त इक़दामात की उम्मीद तमाम लोग वज़ीर आज़म से रखते हैं। यकीनन उम्मीद करते हैं कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहेगा और इस तरह की चीजों को के ऊपर कंट्रोवर्शियल बयानात का सिलसिला रुकेगा। हालात हाज़िरा में वक्त हो गया है ब्रेक का। असद रज़ा साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, ये जो कशीदा रिश्ते हैं, उसमें पाकिस्तान हमेशा ये दावा करता रहा है कि अफगानिस्तान उसका बरादर मुल्क है, लेकिन अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने इससे इनकार किया है और कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ एलानिया जंग शुरू कर रखी है और इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। और ऐसे में हिंदुस्तान का रोल अहम हो जाता है कि जो तालिबान से बातचीत की बात हो रही है, तालिबान को कंट्रोल में करने की बात हो रही है, अफगानिस्तान में अमन व अमान की बात हो रही है, ऐसे में हिंदुस्तान का रोल अहम हो जाता है क्योंकि हिंदुस्तान भी अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और वहां अगर कुछ दिक्कतें होती हैं तो उसका असर किसी न किसी तौर पर हिंदुस्तान में भी पड़ता है। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में हमारे साथ श्रीनगर से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे उमूर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माहिर और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर राहत हसन साहब। फौरन हाजिर होते हैं। ये हम स्कूल ले जाएं? अरे कच्चा है वो, और स्कूल तुम दोनों कल जाना, बहुत काम है। अचार कब बनेगा? पहले मसाला बनाकर इन्हें मिलाकर रोज धूप दिखाकर थोड़ा थोड़ा करके पकता है अचार। स्कूल न भेजने के 1000 बहाने हैं। अरे नाम लिखवाया तो है इनका। पर रोज स्कूल तो नहीं जाते ना। रोज स्कूल जाएंगे तो रोज कुछ नया सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलो। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजज़ियाकार असद रज़ा साहब और इस सेगमेंट में श्रीनगर से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं उमूर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माहिर डॉक्टर राहत हसन साहब। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग शुरू कर रखी है और क़याम अमन के लिए तालिबान से पहले पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए। उन्होंने ये बात मंगल को मुल्क के जनूबी सूबे कांधार में कबायली लीडरान से मुलाकात के दौरान कही। मंदिगाक महल में होने वाली इस मुलाकात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर बात करते हुए अफगान सदर ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से इस मसले को तस्लीम कराया है। उन्होंने मजीद कहा कि अमन मुआहदा भाई से नहीं होता बल्कि उनसे होता है जिनके साथ जंग होती है। पाकिस्तान ने पहले से ही अफगानिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग शुरू कर रखी है, इसलिए जरूरत है कि पहले पाकिस्तान के साथ अमन मुआहदा किया जाए ताकि तालिबान अमन पर राजी हों। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खुफिया इदारों के दरमियान मुफाहमत के मामले पर तनाजा खड़ा होने के बाद उन्होंने ये मामला अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस सिलसिले में किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट असद रज़ा साहब और श्रीनगर से फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं उमूर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माहिर इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर राहत हसन साहब जो मानू से भी वाबस्ता हैं
वहां एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर राहत हसन साहब, जो बयान आया है अशरफ गनी का, उसे इस बयान को आप किस तौर पर देखते हैं कि पाकिस्तान ने गैर एलानिया जंग छेड़ रखी है अफगानिस्तान के साथ? ये बहुत सख्त बयान है अशरफ गनी साहब की जानिब से, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो दावा रहा है कि अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, पाकिस्तान के हुक्मरान ये कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, भाई वाला रिश्ता है अफगानिस्तान के साथ, उसको बहुत बड़ा धचका लगता है। इससे भी उन्होंने इनकार किया है कि अमन मुआहदा होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, और अमन मुआहदा जो है वो भाई के साथ नहीं होता, उसके साथ होता है जिसके साथ जंग हो रही होती है, जो दुश्मन मुल्क होता है। इसे किस तौर पर आप देखते हैं? तो इस ऑफिशियली इस तरह के अमन मुआहदे की तो बात हो नहीं सकती, क्योंकि वो उन्होंने खुद भी एडमिट किया कि अनऑफिशियल वार छेड़ रखा है। इसमें कई चीजें हैं, जैसे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जो पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे तालिबान हो गए या इस तरह की तंजीमें हैं, तो इनकी बैकिंग पाकिस्तान को शुरू से ही रहा है। वही एलिमेंट वहाँ डिस्टर्ब भी कर रहे हैं पीस प्रोसेस को भी। तो और फिर दूसरी चीज, अशरफ गनी जब अपना जो हुकूमत इनका शुरू हुआ था तो इनको पाकिस्तान की बैकिंग भी थी, प्रो पाकिस्तान भी कहा जाता था। लेकिन जब से ये इंडिया आए थे, इंडिया में बहुत सारे इनको एश्योरेंस मिले होंगे, उसके बाद से इन्होंने कुछ इस तरह की बातें इन्होंने कहा है। लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट में है उसको तालिबान और इस तरह की तंजीमों को कहीं ना कहीं बैकिंग होती है। जब पीस प्रोसेस शुरू होगा तो इस तरह की तंजीमों के साथ बातचीत करना पड़ेगा। जो पीस टॉक की बात हो रही है इस तरह की तंजीमों के साथ। जी, आपने भी इशारा किया कि अशरफ गनी हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे, उसके बाद वो जाके उन्होंने इस तरह के कुछ एश्योरेंस जरूर मिला होगा। ऐसे में हिंदुस्तान का रोल फिर अहम हो जाता है, तालिबान को कंट्रोल करने की बात हो या अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस को बढ़ाने की बात हो, पीस को एस्टैब्लिश करने की बात हो, वहां डेवलपमेंट की बात हो। ऐसे में भारत का रोल फिर अहम हो जाता है। ऐसे माहौल में जब अशरफ गनी पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के सख्त बयानात दे रहे हैं, हिंदुस्तान का रोल किस तौर पर आप देखते हैं और क्या होगा, क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान में दो तरह की बात है, एक पॉलिटिकली डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है, एक आपका जो है सॉफ्ट अप्रोच होता है। जो तो हिंदुस्तान अब तक जो है अफगानिस्तान के साथ सॉफ्ट अप्रोच ही रखा है, जैसे कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या ट्रेनिंग जो है इस तरह के में ही इन्वॉल्व है। तो डायरेक्टली तो इस तरह से इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का ही शुरू से रहा, चाहे वो गैर उस तरह की तंजीमों के साथ हो या किस तरह की बात हो। तो मुझे लगता है कि इंडिया का जो अप्रोच होगा वो लॉन्ग लास्टिंग अप्रोच फिर दोबारा से ये लोग जारी रखेंगे, जैसे कि आपका इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और ट्रेनिंग की जो बात होती है, जो ऑफिसर्स आर्मी ट्रेनिंग की बात होती है, इस तरह के ही इसमें अप्रोच को अपनाए रखेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान को भी प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे कि आप जो है तालिबान या इस तरह की तंजीमों के साथ जो है वो कड़ा रुख। लेकिन जो बयान आया है डॉक्टर राहत हसन साहब, अशरफ गनी साहब का जो बयान है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी दिक्कतें आ रही हैं पाकिस्तान पर, उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए भी वो उस तरह से तैयार नहीं है। ऐसे सख्त बयान के बाद क्या उम्मीद की जानी चाहिए? क्या क्योंकि पाकिस्तान उस खित्ते में एक अहम रोल अदा करता है, अफगानिस्तान में पीस को कायम करने में भी पाकिस्तान अहम रोल अदा, चूंकि पड़ोसी मुल्क है और तालिबान को कहीं ना कहीं से उस पर इल्जाम यह रहा है कि वो हमेशा बैकिंग करता रहा है, तो ऐसे में रोल तो अहम हो जाता। क्या ऐसे सख्त बयान के बाद पाकिस्तान क्या प्रेशर में आएगा या पाकिस्तान अपने आप को किस तरह से मेंड करेगा? साउथ एशिया में जहां तक बात है, दो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो इंडिया है, एक पाकिस्तान है। तो इनका जो बिहेवियर होता है एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है इस पूरे खित्ते में, पीस हो या डेवलपमेंट हो, जिस तरह की बातें हो। इंडिया का जो जहां तक रुख है वो ये है कि भाई इस खित्ते में पीस हो, इस तरह की तंजीमें कंट्रोल में रहे, लेकिन पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इस तरह की तंजीमों को बढ़ावा देते हैं। अब ये इंडिया का सख्त रोल अपनाना जरूरी है। अफगानिस्तान को अपना कॉन्फिडेंस में ले, पर पाकिस्तान पर प्रेशराइज करें, या एक्सटर्नल जो फोर्सेज है जैसे यूएस हैं या इस तरह के जो इम्पोर्टेंट एक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में, इनके साथ मिल करके पाकिस्तान पे को प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप जो है एक कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर अपना इस खित्ते के पीस के लिए, स्पेशली अफगानिस्तान से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, अफेयर्स हैं, इनके लिए। तो प्रेशराइज टैक्टिक्स हो सकता है। डायरेक्ट वार में जाना मतलब अभी तो नहीं लगता है कि डायरेक्ट वार में जा पाकिस्तान से इस तरह से, तो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, रीजनल। क्या अफगानिस्तान डायरेक्ट वॉर में जाने के बारे में सोच सकता है पाकिस्तान के साथ? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं कर रहा और इस तरह की चीजें हो भी नहीं पाएंगी, क्योंकि जो आपका जो दुरान लाइन अगर देखेंगे सॉफ्ट बॉर्डर है, इधर के लोग उधर जाते हैं, इधर के लोग उधर जाते हैं, तो इस तरह के केस में तो इसे पॉसिबल ही नहीं है। बस ये कि आप उसको पाकिस्तान के बिहेवियर को किसी तरह से मोल्ड कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर के लिए। इसके लिए जरूरी है कि आप इन
जो रीजनल प्लेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट रीजनल प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग चाइना भी हैं और आपका जो यूएस है, रशिया है, इस तरह के फोर्सेज हैं, अफगानिस्तान के जो भी एलिमेंट्स हैं या विद इन पाकिस्तान भी बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं, उसको आप सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, इस तरह के प्लेयर्स को इंगेज करके आप पीस प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, पाकिस्तान पे आप जो प्रेशराइज कर सकते हैं जी। तो यानी सदर अशरफ गनी के इस बयान के बाद पाकिस्तान पर हर तरह का दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान को किसी न किसी तौर पर कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा। आपके पास आते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट असद रजा साहब। असद रजा साहब, कुल मिलाकर अशरफ गनी साहब का जो सख्त बयान है, ये हालिया दिनों में किसी अफगानी सदर के जरिए सख्त तरीन बयान है ये। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान को, अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो एनिमी कंट्री करार दिया है कि जिसके साथ गैर एलानिया जंग जारी है और सबसे पहले आमने मुआहदा होना चाहिए। इस तनाजुर में जो डॉक्टर राहत हसन साहब बात बोल रहे हैं, ऐसे में क्या पाकिस्तान किसी तरह के ऐसे प्रेशर में आएगा जिस तरह से बात हो रही कि अशरफ गनी साहब के जरिए बयानात के जरिए पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान पर जब भी कोई असर पड़ सकता है और वो अफगानिस्तान की जो मंतकी बातें हैं, जो जायज बातें हैं, उन्हें मान सकता है जब वो बातचीत में वो किसी न किसी तरह या वहाँ के कंस्ट्रक्शन में, वहाँ के मामलात में हिंदुस्तान को भी किसी हद तक शामिल किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान भी एक इलाके का बहुत बड़ा मुल्क है। और दूसरी बात एक यह है कि ये जो आज हालात हैं अफगानिस्तान में, उसके लिए मैं समझता हूं कि 70% पाकिस्तान के जो मरहूम जनरल थे जियाउल हक, वो जिम्मेदार थे। उन्होंने अमेरिका के कहने पर वहां ये तालिबान जैसी तहरीकें शुरू कराई और ये जो आज तशद्दुद है, दहशतगर्दी है, ये उसी दौर की देन है। आज भी ये सब कुछ हो रहा है, तो जब तक, और फिर इसके जवाब में पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो वहां फिरकावाना नौइयत के कार्रवाइयां करती है, ये सब हो रहा है। तो ये दोनों मुल्कों को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी और अफगानिस्तान के भी, कि वो तालिबान को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दोनों को पर नकेल। जी, ऐसे में हिंदुस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि तालिबान से हिंदुस्तान में भी दिक्कतें हैं, हिंदुस्तान को भी वक्तन फवक्तन एक तरह की धमकी, एक तरह का थ्रेट देते रहते हैं तालिबान के लोग। और जो अगर अफगानिस्तान में कुछ होता है, वहां कुछ डिस्टर्बेंस होती है, तो उसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ता है किसी न किसी तौर पर। ऐसे में क्या कंस्ट्रक्टिव रोल, क्योंकि हम वहां डेवलपमेंट में, वहां रिकंस्ट्रक्शन में हमारा रोल पहले से है, ऐसे में इस माहौल में जो कशीदा माहौल है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, उसको ईज करने में या पाकिस्तान पर प्रेशर डालने में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह कि जैसे कि आपने अभी कहा कि वहां जो तामीराती काम है, पुल बनाए जा रहे हैं, बिजली घर बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाए जा रही हैं, उसमें हिंदुस्तान बहुत अहम रोल अदा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो खुद ये है ही नहीं वसाइल। तो पाकिस्तान वहां क्या करेगा? तो इसलिए हिंदुस्तान ये वहां की तामीर में भी अहम रोल अदा कर सकता है और एक नजरियाती लिहाज से भी वो वहां ये नजरियाती जो जंग है उसमें भी हिंदुस्तान मदद कर सकता है और हकीकी इस्लाम को तालिबान के सामने और अफगानिस्तान में पेश किया जाए। और हकीकी इस्लाम ये है, वो अमन का, सलामती का मजहब है। जो तालिबान तशद्दुद कर रहे हैं या और तहरीक तालिबान वाले, वो गैर इस्लामी है। अगर ये नजरियाती भी किया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सिर्फ गोलियों से दहशतगर्दी को खत्म नहीं किया जा सकता, हमें नजरियाती तौर पर उन भटके हुए लोगों को, जी, यानी तालिबान को कंट्रोल करने की बात है। मुख्तसर वक्त की कमी है, जानना चाहेंगे मुख्तसर में डॉक्टर राहत हसन साहब, जो ताज़ा बयान है सदर अशरफ गनी का, वैसे उसके बाद मुख्तसर में बताइएगा कि क्या उम्मीद की जानी चाहिए पूरे रीजन में, पूरे खित्ते में किस तरह का माहौल बनेगा? इसमें ये कि तो अशरफ गनी साहब जो थे, इन्होंने पहले तो इनको प्रो पाकिस्तान कहा था कि पाकिस्तान के बैक से ही जो है पश्तो कम्युनिटी से हैं और इस तरह से जो भी है, तो पाकिस्तान बैक से इन्होंने सदर बना और जो भी चीज है। इस बयान से ये कि फिर एक तरह से जो पाकिस्तान पर फिर एक प्रेशराइज एक्सटर्नली और इंटरनली भी किया जा सकता है। जो भी रिव्यू आ रहे हैं, लिटरेचर आ रहे हैं, उसमें से ये है कि भाई जो अफगान जो कॉमन सिटीजन है, कॉमन जो लोग हैं, वो ना पाकिस्तान को कभी भी अपने को तरजीह नहीं, अपने को मानते नहीं कि हम लोग वहां से इन्फ्लुएंस किसी तरह से पॉलिसी डिक्टेट हो। इस तरह की चीजों को एक्सप्लॉइट करते हुए इंडिया हो या चाइना हो या अमेरिकन या जो भी फोर्सेज इन्वॉल्व है रिकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग या पीस बिल्डिंग में, इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और दूर तक जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये एनिमी कंट्री है, कल फिर पीस टॉक हो या कोई भी इस तरह का टॉक हो तो आपके बयान से फिर, जी, यानी अशरफ गनी साहब अगर उन्होंने बयान दिया है तो उस बयान, जी,
यानी उनको अपने बयान पर कायम रहना चाहिए, ये कहना है आपका? जी जी, कंटिन्यू करना और इन चीजों को उन फोर्सेस को जी, यानी अशरफ गनी साहब जो बयान उन्होंने अब तक का सख्तरीन बयान दिया है उस पर अगर कायम रहते हैं तभी पाकिस्तान पर प्रेशर बनेगा, तभी हिंदुस्तान, चीन की बात आप कर रहे हैं या अमेरिका, वो किसी न किसी तौर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि वो खित्ते में यानी अफगानिस्तान के इंटरनल मामले में जो उसका रोल है उसको मिनिमाइज करे, तालिबान को हवा देना बंद करे और तालिबान को काबू में करने में मददगार साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहत हसन साहब, श्रीनगर से फोन लाइन के जरिए हमारे प्रोग्राम हालात हाजरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। असद रजा साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हाजरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद रजा साहब, आपका भी शुक्रिया। हालात हाजरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।